डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम जो है नीट 2017 से लगा करके 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर पी द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस इज। तो 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पर। किसी स्फेरिकल बॉडी पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है तो सर्टेनली उसका वॉल्यूम में चेंज आएगा, मतलब रेडियस में चेंज आने की वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू होता है प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई बी, क्योंकि हमें तो रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस पता करना है जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो हमें उसी टर्म में डेल्टा वी बाई बी को ले आए, मतलब रेडियस के टर्म्स में ले आए। तो वॉल्यूम वी इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फेरिकल का वॉल्यूम है, स्फेयर का वॉल्यूम है। तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। तो डेल्टा वी अपॉन वी की जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। माइनस साइन छोड़ देते हैं, इसमें कोई आंसर माइनस साइन का नहीं है, तो इसको ले आते हैं यहाँ पर 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू हो गया पी बाई बी। तो डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू पता कर लेते हैं। डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन 3b। ये रिलेशन आ गया फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द विस्कस फोर्स। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन स्फीयर अटेन इट्स टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। हमें रेट ऑफ हीट के बारे में पता करना है यहाँ पर। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जब कोई भी बॉडी उस लिक्विड के थ्रू, विस्कस फ्लूइड के थ्रू नीचे गिर रही होगी तो वो विस्कस फोर्स जो कि हम फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं वो उसके मोशन का अपोज करेगा, जिससे कि क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमें रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन पता करना है। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो होगा वो होगा रेट ऑफ वर्क डन बाई या वर्क डन अगेंस्ट द विस्कस फोर्स, है ना। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स या कहें विस्कस फोर्स। तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट विस्कस फोर्स। अच्छा, रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर होता है ना। रेट ऑफ वर्क डन होता है पावर। पावर को हम लिखते हैं फोर्स, यहां पर कौन सा फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा, है ना, इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी यहां कौन सी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी होगी vt। अच्छा, विस्कस फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर vt, है ना। और एक vt और है हमारा यहाँ पर vt। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जा रहा 6 पाई ईटा आर vt स्क्वायर। ये आया रिलेशन हमारा dq बाई dt के लिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमें रिलेशन मालूम होना चाहिए कि जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो vt इज इक्वल टू होता है 2/9 आर स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी इनटू रो माइनस सिग्मा
इंटू जी अपॉन ईटा। देखिए यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी जो है वी टी प्रोपोर्शनल टू हो जा रही है आर स्क्वायर के, है। तो ये रिलेशन वीटी का ये रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमें डी क्यू बाई डी टी यानी रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पता लगाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिएगा यहां पर हम बीटी की जगह पर आर स्क्वायर लिख देते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा, ये ईटा है आर, और बीटी किसके प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो हमने आर स्क्वायर और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर भी लगा दिया। तो 6 पाई ईटा आर टू द पावर 5 हो गया। तो इस तरह से हमें पता लगा कि डी क्यू बाई डी टी जो प्रोपोर्शनल टू होगा, हालांकि यहां भी हमें प्रोपोर्शनल ही लगाना चाहिए, वो क्या हो गया आर टू द पावर 5, यानी हीट प्रोड्यूस रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 5। तो यहां से देखें तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहां पर क्या है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस 2 वाटर ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm आर कंबाइंड टू फॉर्म द बिगर ड्रॉप, फाइंड द एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस, और सरफेस टेंशन टी गिवन है 0.1 न्यूटन पर मीटर। तो हमें यहां पर चेंज इन एनर्जी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है चेंज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। अब जब 2 वाटर ड्रॉपलेट्स एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट होगी तो सरफेस एरिया में चेंज आएगा ही आएगा, वो हम पता कर लें और फिर इस फार्मूले में रख देंगे तो हमें पता लग जाएगा। अच्छा, जब कोई भी ड्रॉप, यहां पर क्या है कि 2 ड्रॉप्स एक सिंगल ड्रॉप में कन्वर्ट होंगी तो वॉल्यूम दोनों के इक्वल होंगे, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 2 ड्रॉप्स इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। ये फाइनली बन रही है। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई, और इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, बिग ड्रॉप बन गई। तो 4/3 कट जा रहा है, तो इससे हमें आर की वैल्यू पता लग रही है जो फाइनली रेडियस बनेगी, बिग ड्रॉप बनेगी जो। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा ये 2r टू द पावर 3 है, तो ये हो जाएगा r इंटू 2 टू द पावर 1/3। ये रिलेशन आ गया है r और स्मॉल r में। क्या रिलेशन आया है, कैपिटल R इज इक्वल टू है 2 टू द पावर 1/3 इंटू r। ये r जो है इनिशियल रेडियस है जो कि गिवन है 1 mm। अब चेंज इन हम एरिया पता कर लें आसानी से। तो फाइनली जो है सिंगल जो ड्रॉप बनेगी उसका एरिया तो कम होगा, पहले एरिया ज्यादा रहा होगा। तो चेंज इन एरिया पता करते हैं। चेंज इन एरिया डेल्टा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ड्रॉप्स का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये पहले 2 ड्रॉप्स थी, बाद में कन्वर्ट होकर एक सिंगल ड्रॉप बन गई है, उसकी रेडियस कैपिटल आर हम ले रहे हैं। ये इस कैपिटल आर की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, और यहां पर लिख सकते हैं क्या 2 टू द पावर 1/3 इंटू आर और ये होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई, ये आर स्क्वायर तो रहेगा और 2 की पावर आ जाएगी साथ में 2/3। 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो ये बचता है 2 माइनस 2 टू द पावर 2/3, या कहें ये क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, 2 टू द पावर 2 है और टू द पावर 1/3 है, मतलब 4 का क्यूब रूट है। ये आया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर
2 माइनस 4⁻⁴ 4 का क्यूब रूट। तो इस तरह से चेंज इन एरिया जो हमारी वैल्यू आ रही है वो देखिए क्या आ रही है, डेल्टा ए जो आया है हमारा वो आया है 4πr² और 2 माइनस और 4 का क्यूब रूट जो है अप्रोक्सीमेटली 1.6 होता है। तो 4πr² इंटू 0.4, ये डेल्टा ए की वैल्यू आ जाती है। बस हमें अब चेंज इन एनर्जी निकालना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। Therefore चेंज डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई की वैल्यू रख दें और सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो 4π, अच्छा r², r की वैल्यू क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू है 1 mm इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहां पर हमने लिख दिया 1 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर इंटू 4, तो भी 0.4 इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है, वो गिवन है 0.1 है। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻6, है ना। तो सॉल्व करने पर देखिए 4 4 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, है ना। तो ये आ जाएगा 4 4 16, 16 4 64, 6 और 16 1 16 और 6 22, 2 कैरी और 16 3 48 प्लस 2 50, ये और 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग गया इंटू 10⁻⁻6। तो ये अप्रोक्सीमेटली देखिए 10⁻⁻6 है, तो ये हम इसको माइक्रो जूल लिख सकते हैं, है ना। वैसे तो जूल में आंसर आया इतना, तो ये हो जाएगा 0.5 माइक्रो जूल। तो हम देख रहे हैं कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एम्स 2019 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्या है, वाटर ड्रॉप्स टेक स्फेरिकल शेप व्हेन फॉलिंग फ्रीली। असर्शन है, रीजन दिया हुआ वाटर हैज मिनिमम सरफेस टेंशन अमंग ऑल लिक्विड्स। देखिए वाटर ड्रॉप्स टेक स्फेरिकल शेप व्हेन फॉलिंग फ्रीली। हाँ, ये बात सही है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, यहाँ पर ड्रॉप्स की बात दी गई है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि स्मॉल ड्रॉप्स हैं क्या क्या हैं। तो ड्रॉप्स तो हैं और उनका शेप बताएगा स्फेरिकल शेप तब होगा जब वो ग्रेविटी फ्री स्पेस में गिर रही होगी, यानी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन उनका शेप जो होगा वो स्फेरिकल होगा। यहां पर ऐसा कंडीशन नहीं दी गई है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हैं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब यहां पर जो ड्रॉप्स का शेप जो होगा वो ओवल हो जाएगा, हाँ, न कि स्फेरिकल रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, है ना, जब तक हमें गिवन ना हो। दूसरा रीजन में दिया गया है वाटर हैज मिनिमम सरफेस टेंशन। वाटर से भी कम सरफेस टेंशन वाले लिक्विड होते हैं, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल है, स्प्रिट है, इनके क्या हैं, इनके सरफेस टेंशन जो होते हैं वो वाटर से भी कम होते हैं। तो इसका मतलब ये असर्शन भी रॉन्ग हो गया, रीजन भी रॉन्ग हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक और असर्शन और रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, समटाइम इंसेक्ट कैन वॉक ऑन वाटर। ये एम्स 2019 का ही क्वेश्चन है। रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द इंसेक्ट इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। जैसा कि हमें मालूम है कि वाटर का एक वाटर सरफेस पे वाटर का सरफेस टेंशन होता है, तो बहुत सारे जो लाइटर बॉडी के इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, वो उस पे जो है चलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता होगा कि ये मान लिया सरफेस है वाटर का, तो उसमें सरफेस टेंशन तो होगा ही होगा। अब कोई इंसेक्ट है मान लिया, वो इस पे चल रहा है, तो उस पे उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना, और सरफेस टेंशन जो है उसको जो है बैलेंस करने की कोशिश करेगा, है ना। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन
और mg दोनों बैलेंस हो जाएंगे और वो आसानी से चल लेगा। हाँ, उसके जो फीट्स हैं वेट हो जाए यदि बाई चांस, है ना, तो इसका मतलब वो जो सरफेस की लेयर है वो ब्रेकअप हो गई, तब तो वो सिंक कर जाएगा। अदरवाइज ड्यू टू सरफेस टेंशन वो इंसेक्ट सरफेस पे चलता रहेगा और उसका वेट जो है वो सरफेस टेंशन बैलेंस कर लेगा। तो ये तो बात सही है कि सम टाइम इंसेक्ट कैन वॉक ऑन द सरफेस, बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीजन जो दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इंसेक्ट इज बैलेंस बाय फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ये भी अपने में करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये बात सही हो जाती है यहां पर दोनों। आगे देखिएगा, ये देखिए इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। टू वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम उनका सेम है, मटेरियल सेम है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस उनका सेम होगा जब मटेरियल सेम है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a, ये 3a है, ये a है। If the length of the first wire is increased by delta L on applying the force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? यानी same amount मतलब डेल्टा L इसमें भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना है। अब इसमें दिया गया वॉल्यूम सेम है। देखो पहली बात तो हमें यंग मॉडुलस वाला फार्मूला लगाना है, दोनों के यंग मॉडुलस सेम होंगे, ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। और यहां पर बताया गया वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, सेकेंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। अब मान लिया पहले वाली वायर का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो गिवन ही है, ए है, उसकी लेंथ हम एल ले रहे हैं। सेकेंड वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a है और L2 इसकी लेंथ है, तो L2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 और L2 इज इक्वल टू हो गया हमारा, देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो AL/3a हो गया, तो ए कट गया, तो L/3 जो है उसकी लेंथ हो गई है सेकेंड वाले वायर की। अब हम यंग मॉडुलस वाला फार्मूला लगा सकते हैं। यंग मॉडुलस का फार्मूला y इज इक्वल टू होता है F/L/A इंटू डेल्टा L। तो फर्स्ट वायर का यंग मॉडुलस तो यही हो गया है ना, ये फर्स्ट वायर के लिए हो गया, फॉर फर्स्ट वायर। अब सेकेंड वायर के लिए y डैश कर लेते हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा हमें हाउ मच फोर्स नीडेड, तो यही पता करना है, F डैश स्कोर कर लेते हैं। L की वैल्यू हमें आ गई है L2, देखिए हम यहाँ पर L2 लिख देते हैं पहले, जैसे कोई कंफ्यूजन ना हो, A डैश इंटू डेल्टा L वही रखना है। तो F डैश तो पता ही करना है, L2 की वैल्यू आई थी L/3, तो ये L/3 इंटू L/3 लिख दिया। A डैश मतलब सेकेंड वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a और एक्सटेंशन डेल्टा L ही प्रोड्यूस करना है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, तो ये 3 3 या 9 हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, है ना। तो y डैश इज इक्वल टू y कर लेते हैं, तो F डैश इंटू L/9a इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू हो जाएगा FL/A डेल्टा L। तो देखिएगा यहां पर A से A कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा L से डेल्टा L कैंसिल आउट हो, 9 को उधर ले जाइए, है ना, तो F डैश की वैल्यू पता लग जाएगी, तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 9F। ये रिलेशन आ जाता है जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है, ये भी इलास्टिसिटी का ही क्वेश्चन है। ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट, द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1, उसकी लेंथ जो पहले L थी अब लेंथ L1 हो गई है। व्हेन मास F इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस,
अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है y इक्वल टू होता है एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल। वैल्यू रख दीजिए। एफ क्या होगा, क्योंकि मास इस पे हैंग किया जा रहा है एक पर्टिकुलर मास, तो इसका एफ क्या हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है कि मास कैपिटल एम है, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम इंटू जी। अच्छा, यल इनिशियल लेंथ कैपिटल एल है अपान ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और चेंज इन लेंथ फाइनल लेंथ कितनी हो जा रही है, L2 सॉरी L1 माइनस इनिशियल लेंथ क्या थी L, तो ये डेल्टा L की वैल्यू हो गई। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, एम जी एल अपान ए इंटू L1 माइनस एल। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब इस सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ये कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेज इन इट टू हाइट h। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज 5g। another capillary tube of radius 2r is immersed in the water। उसी वाटर में 2r रेडियस की कैपिलरी ट्यूब इमर्ज की गई है। तो मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब इज, वो हमें मास पता करना है कि दूसरी वाली ट्यूब में कितने मास का वाटर राइज अप करेगा। जैसा कि हमें मालूम है कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम रेज्ड अप इन ए कैपिलरी ट्यूब इज इक्वल टू होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो g। ये है r क्या, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, टी सरफेस टेंशन है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। ये है, इससे पता लगता है कि r जो होता है h जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। हमें अलग अलग रेडियाई की 2 कैपिलरी ट्यूब जो है इमर्स करनी है, तो उसमें अलग अलग हाइट, बाकी सब चीज तो सेम रहेगा, वही सरफेस टेंशन वही रहेगा, क्योंकि दोबारा भी वाटर में ही तो इमर्स करना है, तो कॉस एंगल ऑफ कांटेक्ट भी वही रहेगा, डेंसिटी भी रहेगी, जी भी सब कुछ वही रहेगी। तो H प्रोपोर्शनल टू R है, इसका मतलब हुआ H1 अपान H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपान R1। इनवर्स रिलेशन है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दें R2 कि H1 अपान H2 इज इक्वल टू हो गया 2R अपान R। तो इस तरह से 2y1 आ गया H1 अपान H2 की वैल्यू, और यदि हम H2 अपान H1 करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये आ गया H2 अपान H1 जो है वो 1/2 हो जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं H2 अपान H1 इज इक्वल टू हो गया 1/2। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अच्छा, अब हम निकालते हैं कि मास कैसे निकालते हैं, कितना मास राइज अप होगा, यही तो निकालना है। मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h इंटू रो। ये फार्मूला बन रहा है हमारा मास के लिए। तो अलग अलग मास की बात करें तो ये मान लिया m1 है, तो m1 इसको कर दिया, r1 कर दिया, h1 कर दिया, पाई और डेंसिटी तो सेम ही रहेगी, है ना। और तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2 इंटू रो। अब हम m2 पता करना है तो m2 अपान m1 निकाल लेते हैं। m2 अपान m1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2 इंटू रो अपान पाई r1 स्क्वायर h1 इंटू रो। ये कट गया, पाई पाई कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर m2 और m1 कितना है, 5 ग्राम गिवन है, 5 इज इक्वल टू r1 सॉरी R2 है ऊपर, तो R2 की वैल्यू 2R हो गई और R1 की वैल्यू R हो गई, इंटू
H2/H1 ये आ रहा है H2/H1, इसकी वैल्यू 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ 4r² माना r² इंटू 1/2, तो r² कट हो गया, तो ये हो गया 2k। अब 5 को उधर भेज दें तो हमें m2 की वैल्यू पता लग जाएगी। तो m2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 ग्राम। तो दूसरी वाली कैपिलरी ट्यूब में 10 ग्राम वाटर राइज अप होगा। हालांकि हाइट उसकी कम रहेगी, हाइट तो पहले वाले की कंपेरिजन में हाफ रहेगी, लेकिन क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि रेडियस ज्यादा है, तो इससे वाटर ज्यादा राइज अप कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये जो भी पढ़ते हैं उन सभी स्टूडेंट को मालूम होगा। क्या ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है नीट का। ये लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, पहला ऑप्शन है इक्वल टू 45, इक्वल टू 60 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री और 0। देखिए जो वाटर का केस होता है या कहें ऐसे लिक्विड जिनका सरफेस टेंशन कम होता है, तो मेनिस्कस, लिक्विड मेनिस्कस ऐसे बनता है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो अक्यूट होता है, तो ऐसे लिक्विड सरफेस को वेट करते हैं। ठीक है। दूसरे जो लिक्विड होते हैं जिसमें कि लिक्विड मेनिस्कस कॉन्वेक्स रहता है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हो जाता है ये। तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि जो फोर्स ऑफ कोहेशन, जैसा कि मरकरी के केस में होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सिमिलर काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, वो ग्रेटर होता है इन कंपेरिजन टू फोर्स ऑफ एडहेशन। यानी जो मान लिया ये ग्लास की ट्यूब है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल और मरकरी के मॉलिक्यूल में जो फोर्स लग रहा है वो कम है, और मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स जो है हायर है, ज्यादा है। तो इसका मतलब कोहेसिव फोर्स ग्रेटर है, एडहेसिव फोर्स लेस है। तो ये ऐसे लिक्विड जो हो गए वो सरफेस को वेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब जब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मतलब ऑब्ट्यूज होगा, तो वो जो है लिक्विड उस कंटेनर के सरफेस को वेट नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन, ये बैरोमीटर क्या है कि ये बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लिक्विड डेंसिटी 760 kg per meter cube. What would be the height of the liquid column when a mercury of barometer reads 76 centimeter? The density of mercury given है, मतलब यहाँ पर एक लिक्विड को लेकर के बैरोमीटर बनाया गया है, दूसरा मरकरी को लेकर के बनाया गया है। तो जो प्रेशर होगा, भाई बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, वो तो दोनों में सेम ही आएगा ना। तो प्रेशर जो होगा P1 इक्वल टू P2 होगा, और प्रेशर क्या होता है ना, H रो G, तो H1 रो 1 इक्वल टू हो जाएगा H2 रो 2 G, तो G से G कैंसिल आउट हो जाएगा। अब H1 मान लिया ये केस किसका है, लिक्विड का है, और ये केस मरकरी का है, तो यहां पर वैल्यू रख दें H1 मतलब लिक्विड का, है ना, और वो हमें पता ही करना है, तो H1 तो हमें पता ही करना है। ये बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लिक्विड की डेंसिटी रो 1 दी गई है, वो है 760, यहां पर 760 लिख देते हैं, इज इक्वल टू H2, वो मरकरी का केस में 76 सेंटीमीटर दिया गया, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.76, तो हमने 76 लिख दिया, 0.76 इंटू डेंसिटी ऑफ द मरकरी ये दिया गया है 13600। अब हमें H1 पता करना है, तो H1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.76 इंटू 13,600 अपॉन 760। ये डेसिमल हटाएं तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पर, तो ये 76 से कट कर दिया तो 1000 आ गया। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 13.6 मीटर, ऐसा यूनिट में हमने पहले ही कन्वर्ट कर दिया था। तो H1 जो मतलब लिक्विड को लेकर के
जो बैरोमीटर बनाया गया है उसमें हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम जो होगी वो 13.6 मीटर होगी। तो एक बैरोमीटर में जो लिक्विड भरा जाएगा वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो उतना ही करेगा जितना कि दूसरा बैरोमीटर कर रहा है मरकरी वाला। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैरोमीटर कंटेनिंग लिक्विड इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बैरोमीटर कंटेनिंग द मरकरी। और फिर हमने उसकी हाइट पता कर ली जो लिक्विड कॉलम बनेगा उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2021 का है। यहां पर दिया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। तो टर्मिनल वेलोसिटी उसने अटेन कर ली होगी तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई होगी जब कोई स्मॉल बॉल ग्लिसरीन के थ्रू गिर रही होगी। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉल विल बी। विस्कस फोर्स के बारे में पता करना है। देखिए जब कोई भी बॉल किसी विस्कस फ्लूइड से गिरती है तो क्या होता है कि उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, और उस पर टू फोर्सेज अपवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं। एक तो होता है विस्कस फोर्स और दूसरा होता है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं या कहें अपथ्रस्ट लगता है। या बी विस्कस फोर्स है, एफ बी जो है वो बायंट फोर्स है, या एफ यू लिख दीजिए। तो जब कोई भी बॉल टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, जो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अपवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाते हैं। एफ वी प्लस एफ बी विस्कस फोर्स प्लस बायंट फोर्स इज इक्वल टू हो जाता है एम जी के। अब यहां पर हमें क्या पता करना है कि विस्कस फोर्स के बारे में पता करना है, एफ बी की वैल्यू पता करनी। एफ बी इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी। बस यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेते हैं। मास कैपिटल एम है और इसको जी लिख दिया, माइनस एफ बी यानी बाइंड फोर्स क्या होता है, बाइंड फोर्स का फार्मूला होता है बी डी जी। ये अब क्योंकि इधर बी डी जी है इधर एम जी है तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो यहां भी हम लिख देते हैं। अच्छा यहां पर ये देखना है कि हमें डेंसिटी बताया गया है कि इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज dy2 डेंसिटी है ग्लिसरीन की और पहले जो डेंसिटी थी वो d थी। तो यहां पर हमें इसको d डैश कर लेते हैं जिसकी वैल्यू जो है dy2 दी गई है और ये m की वैल्यू v इंटू डी लिख देते हैं। तो एफ v इज इक्वल टू हो गया v इंटू डी इंटू जी माइनस v और d डैश की वैल्यू क्या है ये समझो, d डैश हमने इसको लिया है तो d डैश की जगह पर लिख देंगे हम, ये d डैश है और इसकी जगह हमने लिख दिया d/2 दिया हुआ है ग्लिसरीन में, है ना, इंटू जी। ये m की वैल्यू थी। अब यहां पर देखिएगा v d g कॉमन है तो ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। तो एफ बी इज इक्वल टू हो गया, सॉल्व करें तो ये बी डी जी अपॉन 2 हो गया। जब बी डी की वैल्यू क्या है, देखिए b इंटू डी की वैल्यू है कैपिटल एम के इक्वल है तो यहां पर हम इसकी जगह पर कैपिटल एम लिख सकते हैं, कैपिटल एम इंटू जी अपॉन 2। तो एम जी बाई 2 आ गया आंसर जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर देखिए सभी को मालूम है कि जब भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या स्मॉल बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड के थ्रू गिरती है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स हो जाता है। तो अपवर्ड फोर्स जो लगते हैं वो विस्कस फोर्स और बाउंड फोर्स लगता है और वो उसको वेट को बैलेंस कर लेता है। तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी से वो बॉडी उस विस्कस फ्लूइड के थ्रू गिरने लगती है, चलने लगती है। तो इस कंडीशन को लगा करके हमने एफ बी की वैल्यू पता कर ली, है ना। यही हमें पता करना है। फिर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, जब ग्लिसरीन के थ्रू गिरेगा तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा। तो यहां पर हमने एम जी क्या है, वेट ऑफ द बॉडी है ना। तो यहां पर जब वेट ऑफ द बॉडी है तो मास को जब हम रखेंगे
वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में, तो उस ऑब्जेक्ट की ही डेंसिटी आएगी जो कि डी दी गई है ना। डेंसिटी डी दी गई है तो मास की जगह पर हमने लिख दिया बी इंटू डी। तो बी इंटू डी इंटू जी माइनस, यहां पर ये ग्लिसरीन की डेंसिटी है डी बाई टू इंटू जी आ जाएगा। सॉल्व करने पर और फिर बी डी की जगह पर कैपिटल एम रख देने पर हमें विस्कस फोर्स की वैल्यू पता लग जाती है। तो हमने जो पहला पार्ट था वो पूरा डिस्कस कर दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम 2022 से लगा करके 2025 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।